हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर की। सो स्टूडेंट्स, अपने नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए और मोबाइल पर फोकस्ड हो जाइए। बच्चों, अभी तक हम लोग ने पढ़ा था स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं और इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स। अब आपको पता चलेगा कि उन टर्म्स का यूज़ किस तरह से होता है जब हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं कि स्फेरिकल मिरर में। तो इमेज फॉर्म करना सिखाने से पहले मैं आपको इसके कुछ रूल्स बताना चाहूँगी कि किस रूल्स के अकॉर्डिंग इमेज हमारी बनती है। सो फर्स्टली you should have to note down the rules which I will mention, and then I will tell you how image formed by spherical mirror. Okay students, यहाँ पे मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं जो कि हमें पढ़ने हैं बिफोर स्टडिंग इमेज फॉर्मेशन। सो देखिए, फर्स्ट रूल इज at least 2 rays of light are required to form image of an object. इस रूल को मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। इसका मीन्स ये है कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना है तो उसके लिए हमें कम से कम 2 रेज चाहिए ही होंगी। मैंने आपको बताया था कि एक ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज को अपने से इमिट करता है, लेकिन हम इतनी सारी रेज तो आपस में बना नहीं सकते हैं, एक साथ बनाकर उनसे इमेज बनाए पूरी। तो इसलिए एक इमेज को ईजी वे में बनाने के लिए हमें कम से कम 2 रेज चाहिए रहती हैं जो कि आपस में इंटरसेक्ट करेंगी और फिर उससे हमें इमेज मिलती है। एक जस्ट एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। अब अगर ये ऑब्जेक्ट है और इससे कोई रे पास हो रही है तो इस तरह से ये इमेज कैसे फॉर्म करेगी, इन दिस वे। ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज हमारी इस टाइप से कुछ फॉर्म होगी। ए बी ऑब्जेक्ट है तो ये बी डैश ए डैश इमेज बनेगी। इसमें क्या हुआ है कि ये हमारी रे जो है ये इंसिडेंट रे है, दिस वन एंड दिस वन। इसको मैं ओ लेट कर लेती हूँ, इसको पी, इसे क्यू। सो देखिए, ए पी एंड ए क्यू आर इंसिडेंट रेज, और ये जब रिफ्लेक्ट हो रही है मिरर से, ये पी ए डैश और क्यू ए डैश, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रेज है। मैंने यहाँ पे 2 रेज ली हैं और दोनों का रिफ्लेक्शन करा के इमेज ऑब्टेन कर ली है। इसी तरह से हम सारी तरीके की इमेज बनाएंगे, कोई 2 रेज लेंगे और उनसे ही हम इमेज बनाएंगे। एक और चीज़ नोट कर लीजिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इफ़ रेज आर intersecting in a reality, then the image formed is called real image. देखिए बच्चों, अगर रेज एक्चुअली में मीट कर रही हैं, जैसे कि इस केस में रिफ्लेक्शन के बाद इस रे का रिफ्लेक्शन हुआ और इस रे का रिफ्लेक्शन हुआ, तो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं इस पॉइंट पर, तो ये एक्चुअली में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो इस तरह की रेस से जो इमेज बनती है वो रियल इमेज होती है। अब इसी के अपोजिट में अगर हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है तो उसमें हमने देखेंगे, उसमें हम आगे पढ़ेंगे कि इमेज हमारी हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। इमेज एक्चुअली में उसकी जो रेस होती हैं वो कभी एक दूसरे को मीट करती नहीं है, हमें उन रेस को बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ता है जिससे कि इमेज फॉर्म हो सके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। Any ray passing parallel to principal axis after reflection will converge at principal focus for concave mirror or appear to diverge from principal focus for convex mirror. इसका मीन्स क्या है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल हो रही है, एग्जाम्पल अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है
ये पोल है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा फोकस होगा, मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल हो रही है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और मैंने इस रे को पैरेलली फॉल कराया है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद जैसे ये मिरर से स्ट्राइक करेगी, उसके बाद क्या होगा कि ये रे प्रिंसिपल फोकस पे कन्वर्ज होगी या फिर प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, इस तरह से। ओके, इसी तरह से अगर कोई रे यहाँ से आ रही है नीचे डायरेक्शन से, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल फोकस पर इस तरह से जाएगी। तो इसका मीन्स क्या है कि यहाँ पर दो रेज इस पॉइंट पर फोकस पर मीट कर रही हैं, इसका मीन्स ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो इस पॉइंट पे बनेगी। ठीक, इसी का अपोजिट दूसरा केस है हमारा कॉन्वेक्स मिरर के लिए। देखिए, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और मान लीजिए ये फोकस है, तो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लानी है, इस तरह से आएंगी। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा कि रिफ्लेक्शन के बाद रेज फोकस से डाइवर्ज होंगी। ओके, जब रेज पैरेलल फॉल करेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद रेज फोकस से डाइवर्ज होंगी, क्योंकि हमारी रेज इस मटेरियल के अंदर तो जा नहीं सकती है, ये रिफ्लेक्ट होके इस तरह से जाएगी कुछ, कि इसको अगर हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करें तो लगेगा कि ये फोकस से निकल रही है। इसी तरह से एक और रे ले लीजिए, इसको भी आप फोकस से डाइवर्ज करते हुए दिखा सकते हैं ऐसे। ओके, ये हमारे दो रूल्स हैं। पहला रूल मैंने बताया कि दो रेस चाहिए हमें इमेज फॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट इज, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल कर रही है तो कॉनकेव मिरर के केस में वो फोकस पे कन्वर्ज होगी और कॉन्वेक्स मिरर के केस में वो फोकस से डाइवर्ज होती हुई दिखेगी। नेक्स्ट केस है, अ रे पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन मूव पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाला केस इसी का अपोजिट केस होता है। कह रहे हैं कि अगर कोई रे फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली पास होगी, जैसे कि कॉनकेव मिरर में ले लीजिए। देखिए बच्चों, रे आपकी किसी भी तरह से मिरर पे इंसिडेंट हो सकती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट हो सकती है, किसी एंगल पर इंसिडेंट हो सकती है, फोकस से गुजरती हुई इंसिडेंट हो सकती है। तो देखिए, अगर कोई रे हमारी इस तरह से पास हो रही है, ओके, ये केस भी तो हो सकता है कि कोई रे फोकस से आ रही हो, तो जब ये मिरर को स्ट्राइक करेगी तो रिफ्लेक्शन होगा वो इस तरह से होगा। फोकस से पास होने वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली रिफ्लेक्ट होगी। इसी तरह से अगर कोई रे ऐसे आ रही होती तो वो रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह से रिफ्लेक्ट होती। ओके, ये कॉनकेव मिरर का केस है। कॉन्वेक्स मिरर में ये फोकस, दिस इज पोल। अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, कोई रे अगर हमें इस तरह से फॉल हो रही है मिरर पे कि लगे कि वो फोकस से गुजरने वाली है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली फॉल हो, मतलब कि निकलेगी। तो कैसे, जैसे कि ये फोकस है, अगर कोई रे ऐसे आ रही हो, ये देखिए, इसको अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो ये फोकस में मिलेगी। इसी तरह से अगर कोई रे ऐसे आ रही है, ओके, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जाएगी, इस तरह से, इस तरह से। देखिए बच्चों, ये एकदम अपोजिट केस है इसका। आप एरो ज़रूर बनाइएगा जब भी आप रे डायग्राम बनाएंगे किसी भी इमेज का।
एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। एरो हमें बताती है कि इंसिडेंट रे कौन सी है और रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है। तो जैसे इस केस में देखिए इंसिडेंट रे हमारी ये वाली थी और रिफ्लेक्टेड ये थी। इसका जस्ट अपोजिट है, इंसिडेंट रे ये हो गई और रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई। इंसिडेंट रे अगर फोकस से पास होती दिख रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली पास हो रही है। नेक्स्ट रूल है, a ray passing through a center of curvature or directed towards center of curvature after reflection retraces its path। इसका मीन्स अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, हमको पता है कि हमने स्फेरिकल मिरर में 3 पॉइंट्स पढ़े हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करते हैं, एक तो पोल, दूसरा फोकस और तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमने देखा कि फोकस से पास होगी, तो फिर अगर कोई रे फोकस से पास हो रही है तो वो पैरेलल फॉल होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन इन प्रिंसिपल एक्सिस के। तो अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो क्या होगा, जैसे कि ये कॉनकेव मिरर है। अब देखिए ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो जिस तरह से वो पास होगी वैसे ही वो वापस चली जाएगी। अगर ये रे ऐसे आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे ही चली जाएगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। ये देखिए इस रे ने अपने ही पाथ को रिट्रेस करा, इसको कहते हैं रिट्रेस करना। अपने पाथ को मीन्स जिस रास्ते से वो आई थी उसी रास्ते से ही वापस चली जा रही है। इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये पोल। अब अगर रे ऐसे फॉल हो रही है कि ये दिखे कि हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही हो, तो ये जैसे फॉल होगी वैसे ही ये चली जाएगी। ओके, देखिए बच्चों ध्यान रखिएगा कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में कोई भी रे हमारी फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉल नहीं होती है, बल्कि फॉल होती हुई दिखती है। ये एक्चुअली में फॉल नहीं होती, क्योंकि ये सब जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये मिरर के मटेरियल के अंदर होता है। तो हमें इमेज बनाने के लिए या फिर रे डायग्राम बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि इस पॉइंट को हमें, जहाँ पर ये फॉल हो रही है रे, उसी से हमें प्रोड्यूस कर देना पड़ता है उस रे को, जिससे हमें पता चलता है कि ये रे किस पॉइंट पर गिर रही होगी, फोकस पे फॉल हो रही होगी या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। नेक्स्ट रूल है, a ray falling directly on pole after reflection moves normally according to law of reflection। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई रे पोल पर फॉल कर रही है सीधे, जैसे कि ये कॉनकेव मिरर के लिए रे अगर हमारी पोल पर फॉल कर रही है डायरेक्टली, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जस्ट हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। मतलब क्या है, देखिए हमको पता है कि ये स्फेरिकल मिरर जो है उसकी नॉर्मल ये होती है, किसी भी स्फेरिकल मिरर की जो नॉर्मल होती है ये उसके प्रिंसिपल एक्सिस ही होती है। अब हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा है कि एनी रे फॉलिंग ऑन द मिरर विल रिफ्लेक्टेड according to the rule such that angle of incidence is equals to angle of reflection। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। सो इस तरह से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे कि ये हमारी रे पोल पर जिस भी एंगल पे फॉल कर रही होगी वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ना ये रे पैरेलली फॉल करेगी, पैरेलली रिफ्लेक्ट होगी, ना ये रे किसी दूसरे पॉइंट से पास होगी, कुछ नहीं है। नॉर्मली जैसे होता है कि मिरर पर अगर कोई रे इंसिडेंट करती है तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट आउट होती है, तो उसी तरह से इस केस में होगा। कॉन्वेक्स मिरर ले लीजिए, तो ये पोल है, अगर रे ऐसे फॉल कर रही है तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी।
ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर का सबसे मज़ेदार टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। आप अब इस टॉपिक में रे डायग्राम बनाएंगे और किस तरह से इमेज फॉर्म होती है, कैसी इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट के साइज़ की इक्वल होती है या फिर नहीं, इमेज इन्वर्टेड कैसे बनती है, स्ट्रेट कैसे बनती है, ये सब हम में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, इस वाले केस में मीन्स कॉनकेव मिरर के केस में हमें कई सारे केसेस पढ़ने हैं कि ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस पे जब रहेगा तो इमेज का नेचर भी अलग अलग टाइप का होगा। सो फर्स्ट केस है हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट हमारा जब इनफाइनाइट पे हो, मीन्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो मिरर से, मीन्स वो बहुत दूर हो। अब क्योंकि मिरर हमारा बहुत छोटा होता है, बट इतना भी छोटा नहीं, हाँ छोटा होता है। सो अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो कैसी इमेज होगी फॉर्म। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए बच्चों, इस केस को पढ़ने से पहले आप एक और बात जान लीजिए कि जब कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होता है तो उससे जो रेज आती हैं वो पैरेलल होती हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट तो रेज जो होती हैं, ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट आर पैरेलल to principal axis. For infinite, for object placed at infinity. इन्फिनिटी को इस साइन से भी डिनोट करते हैं। ओके, सो हमको एक चीज़ तो पता चल गई कि रेज जो होंगी वो पैरेलली फॉल करेगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो हम अब इसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी एक रे हो गई और ये हमारी दूसरी रे हो गई। हमें क्योंकि दो रेज चाहिए इमेज को फॉर्म करने के लिए। अब इन रूल्स को जो मैंने आपको पहले पढ़ाया है इसे याद करिए। क्या बताया था मैंने कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल करेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद वो रे फोकस से पास करेगी। सो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो इस तरह से पास होगी और इसकी रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से पास होगी। यहाँ पर दोनों रेज मीट हो रही हैं तो ये हमारी इमेज होगी। अब इस फोटो को, इस डायग्राम को देखकर बताइए इमेज कैसी है। आपको क्या लग रहा है कि इमेज कैसी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो दो रेज मिल रही हैं तो वो कहाँ पे मिल रही है, दो क्या आप इस तरह की इनफाइनाइट रेज ले लीजिए। सभी रेज जो मिलेंगी तो वो इस पॉइंट पर ही मिलेंगी, जो अगर वो रेज पैरेलली फॉल कर रही हो प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इसका मतलब क्या है कि जो इमेज है वो पॉइंट साइज की बन रही है। देखिए बच्चों, अगर हम इमेज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो ये जो इमेज होगी वो पॉइंट साइज की होगी। नो मैटर हाउ लार्ज इज़ योर ऑब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो या फिर वो कितनी भी दूरी पे हो, बस वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होना चाहिए मिरर से। इनफाइनाइट का मीन्स आप ले सकते हैं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत ज़्यादा दूर होना चाहिए, लगभग। अब क्योंकि आपके मिरर का, स्फेरिकल मिरर का जो फोकस होता है वो लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर के बीच में लाई करता है या फिर और भी थोड़ा बड़ा भी होता है। तो फिर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेडियस तक की जो डिस्टेंस है, पोल तक की डिस्टेंस है, उसके 3-4 गुना ज़्यादा होना चाहिए डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट। तो उस केस में हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट से जो रेज निकल रही हैं वो पैरेलल फॉल करेगी हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इस केस में इमेज होगी वो पॉइंट साइज होगी और इमेज रियल होगी।
मैंने आपको बताया था कि अगर रेस एक्चुअली में मीट कर रही हैं तो रियल इमेज बनेगी, तो ये इमेज रियल है। और अगर ये इमेज हमारी रियल होती है तो वो इन्वर्टेड भी होती है। इन्वर्टेड मीन्स उल्टी होगी, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन नहीं, इन्वर्टेड मीन्स उसका अपर पोर्शन अगर ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है तो उसकी इमेज ऐसे मिलेगी। ओके, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं इमेज की। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइटी डिस्टेंस। नेक्स्ट केसेस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूर हो, ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा दूर हो। तो देखिए अब इस केस में क्या होगा, एक और चीज़ देख लीजिए बच्चों। ऊपर वाले केस में हमें ऑब्जेक्ट भी ड्रॉ करना रहता है और उसकी इमेज भी ड्रॉ करनी रहती है। तो इस केस में हम ऑब्जेक्ट को इस तरह से बनाएंगे। ये हमारा ए बी ऑब्जेक्ट है और यहाँ हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मीन्स ये डॉटेड लाइन्स दिखा रही हैं कि रेस इनफाइनाइट से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है। तो अब देखिए इस केस में हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। ऑब्जेक्ट को हम सिंपल इस तरह से एक एरो से ड्रॉ करते हैं। हम इसका नाम दे देते हैं, ऊपर वाला पोर्शन ए है, नीचे वाला पोर्शन बी है। अब हमें क्या करना है, हमें कोई भी दो रेस चाहिए, इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली दो रेस चाहिए इमेज फॉर्म करने के लिए। अब वो दो रेस कैसी हो सकती हैं, तो देखिए आप सिंपल तरीका यूज़ करिए कि आप सिंपल दो रेस लीजिए जिससे कि इमेज आपकी इजीली फॉर्म हो जाए। आप वो दो रेस कौन से लेंगे, आपने पीछे जो केसेस पढ़े हैं इमेज फॉर्मेशन के, पीछे हमने जो रूल्स पढ़े हैं इमेज फॉर्मेशन के, कि अगर कोई रे पैरेलली फॉल करेगी प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो फोकस से पास होगी, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से फॉल करेगी तो वो उसी को रिट्रेस कर लेगी। तो हम कोई भी दो रेस वाले रूल ले सकते हैं इमेज को फॉर्म करने के लिए। चलिए मैं पहला ले लेती हूँ रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल कर रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस से पास होगी, ये इस तरह से। अब एक और रे ले लेते हैं, जाने दीजिए एक दूसरी ले लेते हैं जो कि हमारे सीधे पोल पे फॉल करेगी। इस तरह से। तो देखिए इस केस में क्या होगा, ये पोल पर जिस एंगल पे फॉल कर रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस तरह से। अब ये एंगल तो मैं मेज़र कर नहीं सकती हूँ, तो बस एक तुक्के से मैंने बना लिया है कि इतना एंगल शायद रहा होगा बट बेटर यही होगा कि आप अगर इस कर्व्ड एरिया को, कर्व्ड सरफेस को थोड़ा और बड़ा बना लें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराइए, ये ज़्यादा इजी रहेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे तो वो ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब आपको देखनी है कि ये जो इमेज फॉर्म हुई है, देखिए यहाँ पर ये दोनों रेस कंबाइन कर रही हैं, एक दूसरे को मीट कर रही हैं, तो यहाँ पर हमारी इमेज फॉर्म होगी। और कैसी इमेज फॉर्म होगी, ये देखिए ये जो दोनों रेज है ये कहाँ से निकली है, ए के इस पोर्शन से निकली है ना, एरो वाले पोर्शन से। इसका मीन्स यहाँ ऑब्जेक्ट का, जहाँ पे ये दोनों मिल रही हैं यहाँ ऑब्जेक्ट का एरो होगा और नीचे वाला पोर्शन ऐसे ही रहेगा। तो हम इस इमेज को नाम दे देंगे ए डैश बी डैश। ये ए डैश क्यों है, क्योंकि एरो वाला पोर्शन हमारा ऊपर साइड है और इमेज में एरो वाला पोर्शन नीचे साइड है, तो इसलिए ए डैश होगा। अब इस इमेज को देखकर आपको अच्छे समझ में आएगा कि इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं। देखिए बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज़ होगी, सबसे पहले तो पोजीशन अगर हम इमेज की बताएं तो इमेज इज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ। इमेज हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में फॉर्म होगी। ध्यान रखिए हर पॉइंट के लिए होगा, यहाँ पे कोई मैंने मेजरमेंट नहीं ली है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट अगर 20 सेंटीमीटर की दूरी पे हो तभी ऐसा होगा या फिर 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, नहीं। अगर आपको पेपर में लिख कर आए कि ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा है तो इमेज हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ही फॉर्म होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि
इमेज का साइज़ स्मॉल होगा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। देखिए, इसी को देखकर लग रहा है कि यह ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा है और इमेज छोटी है। ध्यान रखिएगा, आप जब ड्रॉ करेंगे तो स्केल से अच्छे से ड्रॉ करिएगा। यहाँ मैंने यहाँ थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई है, बट आप स्केल से ड्रॉ करेंगे अच्छे से तो आपको करेक्ट इमेज की प्रॉपर्टीज़ एकदम मैच करेंगी। जो आपको इमेज मिलेगी वो इन प्रॉपर्टीज़ से मैच करेगी। नेक्स्ट है कि इमेज हमारी रियल होगी, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये हमारी दोनों रेस एक्चुअली में मीट कर रही हैं। और इन्वर्टेड होगी, ये आप इस वाले में अच्छे से देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट ए बी सीधे खड़ा था, जब इसकी इमेज बनी तो ये पलट गई इस तरह से। ओके बच्चों, अभी कॉनकेव मिरर में ही हमें 4 केसेस और पढ़ने हैं और कॉन्वेक्स मिरर में भी हमें 2 केसेस पढ़ने हैं। तो वीडियो बहुत लेंदी ना हो जाए, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आगे के केसेस मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बनाऊँगी। तब तक के लिए आप नोट्स को अच्छे से मेंटेन करिएगा, रिवाइज करिएगा और पढ़ते रहिएगा।